हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम जैसे रिवाइज़ कर रहे हैं सेल बायो। तो इसमें अभी तक हमने बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। 3 पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अभी ये 4th पार्ट है। इसमें हम रिवीजन अपना करेंगे न्यूक्लियर एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, जो न्यूक्लियर एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट है मतलब कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से हमारा प्रोटीन जो होता है वो बाहर भी, जैसे न्यूक्लियस के अंदर जब बनता है तो उससे बाहर भी ट्रांसपोर्ट होता है और बाहर से कुछ कुछ प्रोटीन अंदर की तरफ भी ले आते हैं। तो जब न्यूक्लियस से बाहर की तरफ कोई प्रोटीन ले आ जाता है तो उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं, और जब अंदर की तरफ कोई प्रोटीन जाता है न्यूक्लियस के अंदर तो उसको न्यूक्लियर इम्पोर्ट बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले न्यूक्लियर इम्पोर्ट से। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो सबसे पहले जब न्यूक्लियर इंपोर्ट करते हैं तो हमारा जो प्रोटीन होता है उसके पास, जैसे ये कार्गो प्रोटीन है, ये यहाँ पे मैंने दिखाया, ये कार्गो प्रोटीन मतलब वो प्रोटीन जिसको हमें टारगेट करना है। तो कार्गो प्रोटीन के पास एक स्पेसिफिक सीक्वेंस, ये जो ग्रीन पार्ट से दिखाया है ये स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल सीक्वेंस। तो ये न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल सीक्वेंस होता है जिसको हम NLS बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और ये NLS क्या होता है कि इसके पास लाइसिन रिच अमीनो एसिड्स होते हैं। तो जब इसके टर्मिनल पे जो भी हमारे पास प्रोटीन है जिसको हमें टारगेट करना है, कार्गो प्रोटीन, उसके टर्मिनल पे लाइसिन रिच अगर अमीनो एसिड प्रेजेंट है, मतलब लाइसिन रिच अमीनो एसिड, तो वहाँ पे उसको हम NLS बोलेंगे और उसको हम न्यूक्लियस के अंदर इंपोर्ट कर देंगे। ठीक है। अब न्यूक्लियस के, जैसे ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन ये है न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन। यहाँ पे हमें न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स देखने को मिल रहा है जिसको हम NPC बोल रहे हैं, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। ये बहुत सारे सब यूनिट से मिलकर बनता है, ये हेक्सामेरिक एक स्ट्रक्चर बनाता है। इसको हम इतना डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, हम यहाँ पर सिर्फ ट्रांसपोर्ट को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे कुछ कुछ इम्पोर्टिंग प्रोटीन्स होते हैं, जैसे ये इम्पोर्टिन है। ये इम्पोर्टिन सबसे पहले, जैसे ही कार्गो प्रोटीन आता है उसके पास NLS होता है। तो इम्पोर्टिन, NLS, ये सारी चीज़ें जो है ये प्रेजेंट है ऑलरेडी न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। तो जैसे ही कार्गो प्रोटीन आया उसके पास NLS सीक्वेंस है, तो इम्पोर्टिन क्या करता है, इसको NLS को रिकॉग्नाइज करता है और कार्गो प्रोटीन से बाइंड कर जाता है। अब जब कार्गो प्रोटीन और इम्पोर्टिन दोनों का ही जब कॉम्प्लेक्स बनता है तो इसको ये आता है न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के पास, और न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स से ये इंटरैक्ट करता है। और जब न्यूक्लियर पोर सीक्वेंस देखता है कि इसमें ये स्पेसिफिक टारगेट सीक्वेंस है तो इसको ये अंदर की तरफ ट्रांसपोर्ट कर देता है। अब ये न्यूक्लियोप्लाज्म में आ चुका है, न्यूक्लियोप्लाज्म में आ चुका है, तो अब क्या होगा, इम्पोर्टिन का रिसाइकल होगा। इम्पोर्टिन को वापस साइटोप्लाज्म में भेजना होगा ताकि वो दूसरा कार्गो प्रोटीन पकड़ के फिर अंदर ले आए। तो ये क्या करेगा, यहाँ से डिसोसिएशन कैसे हुआ कि जो साइटोप्लाज्म में हमारा रैन है, रैन प्रोटीन इंपॉर्टेंट है। इससे ऑलरेडी PYQ आ चुका है कि न्यूक्लियस के एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कौन से प्रोटीन इन्वॉल्व है। तो ऑप्शंस में दिए उधर, उसमें रैन GTP है, रैन GDP मतलब कि रैन प्रोटीन इन्वॉल्व होता है। तो जो साइटोप्लाज्म है वहाँ पर रैन GDP बहुत ज़्यादा पाया जाता है, रैन GDP। ठीक है। अब ये रैन GDP क्या है, ये न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स से अंदर आता है, इसके साथ ही कार्गो और इम्पोर्टिन के साथ। अब जब ये न्यूक्लियोप्लाज्म में आ जाता है तो एक जेफ नाम का ग्वानिन एक्सचेंज फैक्टर इसको बोलते हैं, मतलब कि ये न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज करता है। अगर GDP है तो वो GTP कर देगा उसको। तो ये क्या करता है, ये GDP को हटाता है और ये GTP में कन्वर्ट कर देता है। तो ये गेफ है। अब देखो, इस पे भी PYQ आ चुका है कि न्यूक्लियोप्लाज्म में गेफ प्रेजेंट होता है और गैप जो है वो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। तो ये पॉइंट याद रखना कि साइटोप्लाज्म में कौन सा है प्रेजेंट और न्यूक्लियोप्लाज्म में कौन सा प्रेजेंट। तो गेफ मतलब जो एक्सचेंज फैक्टर होगा वो हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें GDP हटा के GTP लगाना है। अब ये GTP जब लग चुका है रैन प्रोटीन पे, तो ये रैन प्रोटीन पकड़ लेता है इम्पोर्टिन को। अब ये रैन प्रोटीन ने इम्पोर्टिन को पकड़ लिया तो यहाँ से ये कार्गो प्रोटीन रिलीज हो जाता है। अब कार्गो प्रोटीन हमारा न्यूक्लियस के अंदर आ चुका है, यही हमारा टारगेट था। अब हमें इसको रिसाइकिल करना है, इम्पोर्टिन को और GTP को दोबारा साइटोप्लाज्म में पहुँचाना है। तो जब इम्पोर्टिन GTP से बाइंड होता है तो ये न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स इसको क्या करते हैं, साइटोप्लाज्म में पहुंचा देते हैं। साइटोप्लाज्म में आने के बाद ये इसका डिसोसिएशन होता है। डिसोसिएशन कैसे होगा, जो गैप प्रोटीन है, गैप प्रोटीन क्या है,
गैप प्रोटीन है जीटीपेज एक्टिवेटिंग प्रोटीन। जीटीपेज एक्टिवेटिंग प्रोटीन मतलब ये जीटीपेज को एक्टिवेट करेगा, और जीटीपेज नाम से ही क्लियर है कि वो जीटीपी को ब्रेक करेगा, तो ये जीटीपी को जीडीपी में तोड़ देगा। तो जैसे ही ये रैन प्रोटीन के पास, रैन प्रोटीन का जीटीपी ब्रेक हो गया जीडीपी में कन्वर्ट होता है, तो ये डिसोसिएट हो जाते हैं, इम्पोर्टिन अलग हो जाता है और रैन जीडीपी अलग हो जाता है। और यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल का यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो ये पूरा है, पूरा ये मैकेनिज्म है न्यूक्लियर इंपोर्ट का। अब इसमें क्या है, एनएलएस का फुल फॉर्म लिखा हुआ है न्यूक्लियस लोकलाइजिंग सीक्वेंस। ये लाइसिन रिच होता है जैसा मैंने भी बताया, और न्यूक्लियस जो एक्सपोर्ट सीक्वेंस होता है, मतलब बाहर अगर करना है तो वो ल्यूसिन रिच होता है। अब ये भी ध्यान रखने वाली चीज़ है कि अंदर आने वाले लाइसिन रिच होते हैं, बाहर जाने वाले ल्यूसिन रिच होते हैं। बाहर जाने वाले को NES बोलते हैं, न्यूक्लियर एक्सपोर्ट फैक्टर। और रैन जीटीपी जो है वो न्यूक्लियर प्लाज्म में ज़्यादा पाया जाता है, और रैन जीडीपी साइटोप्लाज्म में ज़्यादा पाया। और एक और है, याद रखना है कि गेफ और गैप जो है साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, और गिफ जो है वो न्यूक्लियोप्लाज्म में पाया जाता है। अब वही प्रोसेस को यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है पूरा कि कैसे कैसे हो रहा है, तो ये आप लोग देख लेना। जो मैंने अभी डिस्कस किया उसी को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम एक्सपोर्ट देखेंगे। एक्सपोर्ट में क्या होगा, एक्सपोर्ट में 3 चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं मेनली। mRNA का एक्सपोर्ट होगा, बाहर हम ले जाएंगे mRNA को। राइबोसोम का होगा, tRNA का होगा। ये सब चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं जनरली। तो एक्सपोर्ट में क्या करेंगे, वही सेम न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस का साइटोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, और उसके मेम्ब्रेन पे ये न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होगा। अब यहाँ पे जो सिग्नल सीक्वेंस होगा प्रोटीन के पास वो होता है न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सिग्नल NES, और ये ल्यूसीन रिच होगा जैसे अभी डिस्कस किया। और यहाँ पे न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स जो होगा वहाँ से एक्सपोर्टीन जब बाइंड होगा कार्गो से तो उसका एक्सपोर्ट किया जाएगा। अब इसमें क्या होगा कि सबसे पहले जो साइटोप्लाज्म है वहाँ पे एक्सपोर्टीन प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये एक्सपोर्टीन अंदर आएगा जीडीपी के साथ अंदर आया, और ये एक्सपोर्टीन बाइंड हो जाता है हमारे कार्गो प्रोटीन से, ठीक है। कार्गो प्रोटीन से बाइंड होगा तो ये जीटीपी में चेंज होता है। अब यहाँ पे जब कार्गो प्रोटीन से बाइंड होता है एक्सपोर्टीन, तो यहाँ पे रैन जीटीपी प्रेजेंट होता है। हमेशा रैन जीटीपी जो होगा वो साइटोप्लाज्म के साइड ही होता है, सॉरी न्यूक्लियोप्लाज्म के साइड ही होगा। तो ये एक्सपोर्टीन से बाइंड करता है रैन जीटीपी और इसको फिर बाहर ले जाता है। अब इसको देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, एक्सपोर्टीन 1 है। एक्सपोर्टीन 1 आया रैन जीटीपी के साथ, ठीक है। जब रैन जीटीपी एक्सपोर्टीन 1 से बाइंड करता है तो कुछ कन्फर्मेशनल चेंज होता है एक्सपोर्टीन के अंदर। अब इससे क्या होता है कि एफिनिटी बढ़ जाती है NES के प्रति, मतलब कि जो न्यूक्लियस एक्सपोर्ट सिग्नल प्रेजेंट है कार्गो में, ये इससे ज़्यादा एफिनिटी शो करने लगता है जब रैन जीटीपी एक्सपोर्टीन से बाइंड हो जाता है। अब देखो यहाँ पे उल्टा हो रहा था। यहाँ पे जब रैन जीटीपी बाइंड हो रहा था तो क्या हो रहा था, डिसोसिएशन हो रहा था कार्गो प्रोटीन का। लेकिन यहाँ पे जब रैन जीटीपी बाइंड होता है तो ये और ज़्यादा उसके लिए एफिनिटी बढ़ा देता है कार्गो प्रोटीन के लिए। तो थोड़ा सा यहाँ पे अपोजिट होता है। अब देखो, अब यहाँ पे कार्गो प्रोटीन, एक्सपोर्टीन और रैन जीटीपी तीनों आपस में बाइंड हैं, ठीक है। कैसे हैं देखो, समझ लो। ये एक्सपोर्टीन है और ये है NES सीक्वेंस, और ये है कार्गो प्रोटीन। तो कार्गो प्रोटीन बाइंड है और यहाँ से एक्सपोर्टीन बाइंड होता है। एक मिनट। तो क्या क्या है, कार्गो प्रोटीन है, एक्सपोर्टीन है और रैन जीटीपी है, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये रैन जीटीपी है, ये जीटीपी ये बाइंड हो गया। तो ये क्या क्या है, रैन जीटीपी, रैन, ये हो गया एक्सपोर्टीन 1 और ये है कार्गो प्रोटीन। तो सबसे पहले ये बाइंड होगा रैन
जाके एक्सपोर्टीन 1 से इसमें कन्फर्मेशनल चेंज होगा, तब जाके ये कार्गो से बाइंड होगा। अब ये तीनों आपस में बाइंड है। अब एक्सपोर्टीन 1 इंटरैक्ट करे ट्रांजिएंटली विद द एफ जी प्रेजेंट होता है न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स में, उससे ये इंटरैक्ट करेगा। क्या इंटरैक्ट करेगा? अब एक्सपोर्टीन 1, ये एक्सपोर्टीन 1 जाएगा और न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स से इंटरैक्ट करेगा। अब वहाँ पे क्या होगा? डिफ्यूज़ हो जाएगा एनपीसी से डिफ्यूज़ होगा और कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट हो जाएंगे व्हेन इनकाउंटर विथ रैन जीएपी। रैन गैप मतलब रैन जो गैप वाले हैं उससे जाके ये इनकाउंटर करेंगे इन एनपीसी साइटोप्लाज्मिक फिलामेंट। अब देखो, हाइड्रोलिसिस ऑफ रैन जीटीपी डिक्रीज द एफिनिटी फॉर एक्सपोर्टिन। जैसे ही रैन जीटीपी का हाइड्रोलिसिस हुआ, वो जीडीपी में कन्वर्ट हुआ, तो वो क्या होगा कि एफिनिटी लूज कर देगा और एक्सपोर्टिन रिलीज हो जाएगा। एफिनिटी फॉर ईएस और कार्गो प्रोटीन रिलीज हो जाएंगे। तो इस तरह से ये रिलीज़ हो जाता है। अब इसमें एक और चीज़ है, mRNA का जब एक्सपोर्ट करते हैं तो mRNP ये है, मतलब प्रोटीन इसके साथ प्रेजेंट है mRNA के साथ, ये पॉली ए सीक्वेंस है इसका। अब प्रोटीन, ये दो प्रोटीन होते हैं NKF1 और टैप, ये दो प्रोटीन है, लार्जर सब यूनिट है, और ये NXT1 जो स्मॉलर सब यूनिट है। ये इंटरैक्ट करते हैं FG डोमेन से। ये FG डोमेन होता है ये न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स में, FG डोमेन से इंटरैक्ट करते हैं। तो ये क्या करेंगे कि देखो यहाँ पे ये टैप है, ये GLI2 है, यहाँ न्यूक्लियोपोरिन है। न्यूक्लियोपोरिन से इंटरैक्ट किया और ये कैरियोफेरिन, इसको कैरियोफेरिन बोल रहा है, और ये RNA हेलिकेज है, और ये जाके डिसोसिएशन कर देता है mRNP एक्सपोर्टर का। तो इस तरह से इसका एक्सपोर्ट हो जाता है। शटलिंग प्रोटीन कंटेन NES क्या है? स्टिमुलेट एक्सपोर्ट। 3 क्लास होते हैं NES के। PK1 जिसको ल्यूसीन रिच सीक्वेंस है, जिसमें रेव जो है ये HIV से मतलब इसमें फॉर्म होता है। HNRNP होता है। फिर एक्सपोर्टिन या फिर न्यूक्लियर एक्सपोर्ट रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, इनको हम एक्सपोर्टिन 1 बोलते हैं। फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद द रैन जीटीपी, और ये बाइंड होते हैं NES से कार्गो प्रोटीन में। तो ये हो गया हमारा इम्पोर्ट। अब हम देखेंगे क्रोमेटीन। ठीक है, ये सारा कंप्लीट हो चुका है, बचा है कुछ। ट्रांसलोकेशन ऑफ सेक्रेटरी प्रोटीन अक्रॉस ER मेम्ब्रेन। अच्छा, ये पल्स लेवलिंग एक्सपेरिमेंट को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। इससे भी ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, पल्स लेवलिंग एक्सपेरिमेंट। ये मॉडिफिकेशन है ओ लिंक्ड और एन लिंक्ड। फिर यहाँ पे क्या करें? एंट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट थ्रू द गोल्जी अगर बाई सिस्टर्नल मैच्योरेशन। अच्छा, ये सिस्टर्नी के थ्रू यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो रहा है। रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस। ये ऑटोफेजी वगैरह है। ये साइटोस्केलेटन है। ये सब अभी हम डिस्कस करेंगे। अभी हम देखने जा रहे हैं क्रोमेटीन को। मतलब अभी हम न्यूक्लियस पढ़ रहे हैं, तो न्यूक्लियस को पहले पूरा कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आगे देखेंगे। तो इसमें हम ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यूक्लियस।
क्रोमेटिन, वेट, हाँ। तो अभी हम देखेंगे क्रोमेटिन के बारे में। डन। तो क्रोमेटिन में दो टाइप का क्रोमेटिन होता है, एक तो यू क्रोमेटिन, एक हेट्रोक्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन होता क्या है? हिस्टोन, प्रोटीन और डीएनए, इन दोनों को मिला के हम क्रोमेटिन बोलते हैं। तो क्रोमेटिन बेसिकली क्या है? हिस्टोन, प्रोटीन प्लस डीएनए, इसको हमने बोल दिया क्रोमेटिन। अब देखेंगे इसमें कि ये दो तरीके का होता है। अगर स्टेनिंग के बेसिस पे हम इसको डिवाइड करते हैं, स्टेनिंग के बेसिस पे, तो ये दो तरीके का होता है। एक तो होता है यू क्रोमेटिन, एक होता है हेटेरोक्रोमेटिन, ठीक है। जो यू क्रोमेटिन होता है वो लेस स्टेनिंग लेता है। जो यू क्रोमेटिन होता है ना, उसका न्यूक्लियस वाला रीजन जो है वो लेस स्टेनिंग लेता है, और जो हाईली स्टेन्ड रीजन होता है न्यूक्लियस में उसको हम हेट्रोक्रोमेटिन बोल देते हैं। अब जो ये यू क्रोमेटिन है ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव रीजन होता है, और हेट्रो वाले होते हैं वो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव रीजन्स होते हैं। अब यू क्रोमेटिन में न्यूक्लियस जो होगा वो मेनली प्रेजेंट होता है वो सेंटर में, और हेट्रोक्रोमेटिन में जनरली टेलोमेरिक या फिर सेंट्रोमेरिक रीजन जो होता है वो हेट्रोमेरिक क्रोमेटिन से बना होता है, और ये पेरिफेरल साइड में या फिर साइड ऑफ न्यूक्लियस पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये सारे इसके पॉइंट्स हो गए। अब हम देखेंगे कि न्यूक्लियस के अंदर और भी अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि पहला है न्यूक्लियर बॉडी, न्यूक्लियर बॉडी है पहले, न्यूक्लियर बॉडी, इसको हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर बॉडीज प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें सबसे पहले है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या है? ये राइबोसोम फैक्ट्री इसको बोलते हैं, क्योंकि राइबोसोम की सिंथेसिस यहाँ पे होती है, राइबोसोम फैक्ट्री। अब न्यूक्लियोलस इज डेंस रीजन ऑफ द न्यूक्लियस के अंदर जो सबसे डेंस रीजन होता है उसको हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं, और इसका इट इज़ द साइट फॉर आरएनए जीन ट्रांसक्रिप्शन एंड साइट फॉर राइबोसोम असेंबली। क्रोमोसोम 13, 14, 15, 22 एंड 21, ये जो 5 क्रोमोसोम हैं, तो हर क्रोमोसोम में 40 कॉपी होती है आरएनए की, और इस तरह से ये 200 कॉपी बनाता है आरएनए का जीन। ठीक है, तो ये सारी तो बेसिक चीज़ें होगी। अब अगर राइबोसोम को डिस्कस करें तो राइबोसोम दो तरीके के होते हैं। एक तो प्रोकैरियोट में 70S का होता है, यूकैरियोट में 80S का होता है। तो दो सब यूनिट भी इसके होते हैं, एक लार्ज सब यूनिट, एक स्मॉल सब यूनिट। तो अगर प्रोकैरियोट की बात करें तो उसमें जो स्मॉल सब यूनिट होता है वो 30S होता है, और लार्ज सब यूनिट होता है वो 50S होता है। अब जो स्मॉल सब यूनिट है 30S वाले, वो दो चीज़ें बनाते हैं। एक तो आरएनए बनाएंगे जिसमें 16S आरएनए बनता है, और प्रोटीन जो बनाएंगे वो 21 प्रोटीन्स बनाते हैं। और जो लार्ज सब यूनिट है जिसको हम 50S बोल रहे हैं प्रोकैरियोट का, उसमें आरएनए बनता है 23S आरएनए और 5S आरएनए, और इसमें प्रोटीन लगभग 33 प्रोटीन्स इसमें बनेंगे। अब जो यूकैरियोटिक सिस्टम की बात करें तो इसमें 80S होगा, और स्मॉल सब यूनिट जो होता है वो 40S का होता है। इसमें आरएनए बनता है 18S आरएनए, और प्रोटीन जो बनता है लगभग 84 प्रोटीन्स बनते हैं इसमें। और जो लार्ज सब यूनिट होता है वहाँ से 28S, 5.8S और 5S आरएनए बनता है, और इसमें प्रोटीन जो होगा 49 बनते हैं। अब आरएनए क्या होते हैं? ट्रांसक्राइब होते हैं और प्रोसेस इन न्यूक्लियोलस। उसी में प्रोसेसिंग भी होती है, इसी में ट्रांसक्रिप्शन भी होता है न्यूक्लियोलस में ही। राइबोसोमल प्रोटीन सिंथेसाइज इन साइटोसोल एंड ट्रांसफर टू न्यूक्लियस फॉर राइबोसोम असेंबली। राइबोसोम जो होता है ना वो प्रोटीन के सिंथेसिस साइटोसोल में करता है, लेकिन इसका असेंबली जो होगा वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, तो वहाँ पर ये ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अब देखो राइबोसोम असेंबली का मतलब क्या है? आरएनए और प्रोटीन दोनों को आपस में असेंबल कर दिया जाए, और ये होता है न्यूक्लियोलस में, तो इसी को बोलते हैं राइबोसोम असेंबली। अब हम दूसरा देखेंगे, न्यूक्लियोलस पहला था ना, अब दूसरा है काजल बॉडी। इससे ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर में, तो ये इम्पॉर्टेंट है। काजल बॉडी होता है क्या है? इट इज़ साइट फॉर SNRNP बायोसिंथेसिस। तो यहाँ पे SNRNP का सिंथेसिस होता है। SNRNP क्या है? स्मॉल न्यूक्लियोलर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। ठीक है, तो इसकी सिंथेसिस यहाँ पे होती है। इसमें यूरासिल 1, 2, 4, 5, 6 ये
5 तरह के यूरासिल है, मतलब ये यूरासिल रिच सीक्वेंस होता है आरएनए का, जो एसएनआरएनपी स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन है, इसमें यूरासिल रिच होता है, वो भी यूरासिल 1, 2, 4, 5, 6, और ये इन्वॉल्व होते हैं एमआरएनए प्रोसेसिंग में, एमआरएनए प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व होते हैं, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब तीसरा है न्यूक्लियर स्पेकल्स। ठीक है, न्यूक्लियर स्पेकल्स क्या है? साइट फॉर प्री एमआरएनए सिंथेसिस, प्री एमआरएनए प्रोसेसिंग या फिर स्प्लाइसिंग यहाँ पे होती है न्यूक्लियर स्पेकल्स में, और ये है साइट फॉर SNRNP रिक्रूटमेंट, यहाँ पे रिक्रूटमेंट होता है SNRNP का। सिंथेसिस कहाँ पे हो रहा है? काजल बॉडी में, और न्यूक्लियर स्पेकल पे रिक्रूटमेंट होता है। ठीक है, अब एक और न्यूक्लियर बॉडी है, वो है PML, इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है। PML न्यूक्लियर बॉडी, ये क्या है? ये प्रोटीन वेसिकल कंटेनिंग बॉडी है, इसमें प्रोटीन कंटेन होता है। कौन कौन से प्रोटीन? जैसे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स वाले प्रोटीन, जो क्रोमेटिन रीमॉडलिंग एंजाइम होते हैं, वो इसमें असेंबल होते हैं। और सबसे पहले इसको कैंसर सेल से आइसोलेट किया गया था, जिसको हम बोलते हैं प्रोमाइलेनोसाइटिक ल्यूकेमिया, इसीलिए इसका नाम PML बॉडी पड़ा है। तो ये क्या है? प्रोटीन कंटेनिंग वेसिकल। ठीक है, अब अगर नंबर और फंक्शन देखें तो हम एक बार इसको डिस्कस करें, तो जो न्यूक्लियोलस है 3-4 तरह का हमने देखा ना, इसमें मेन क्या क्या है? एक और इसमें 5वां होता है पॉलीकॉम बॉडी। ये पॉलीकॉम बॉडी क्या करता है? जीन साइलेंसिंग करता है, जीन साइलेंसिंग। तो रिवाइज कर लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियोलस कितने प्रेजेंट होते हैं? 1 से लेके 4 न्यूक्लियोलस हर एक न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। इसका फंक्शन होता है RNA का ट्रांसक्रिप्शन करना, राइबोसोम की असेंबली करना। ये क्या करता है? RNA सिंथेसिस एंड राइबोसोम असेंबली, डन। ये इसका मेन फंक्शन है। अब काजल बॉडी क्या है? ये कितने प्रेजेंट होते हैं? लगभग ये 10 प्रेजेंट होते हैं। ये 0 भी हो सकता है, मतलब एक भी काजल बॉडी नहीं है, और 10 तक हो सकते हैं हर एक न्यूक्लियस में। इसका काम होता है SNRNP का असेंबली करना। ठीक है, साइट फॉर SNRNP बायोसिंथेसिस, मेन इसका काम है। और अब तीसरा है न्यूक्लियर स्पेक्यूल्स। ये 20 से लेके 50 प्रेजेंट होते हैं, और ये स्टोरेज ऑफ स्प्लाइसिंग फैक्टर इसमें स्टोर होता है, और ये SNRNP को रिक्रूट भी करते हैं। PML बॉडी 10 से 20 होते हैं, ये ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन कराते हैं और रिपेयर सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं। अब देखो लास्ट है पॉलीकॉम का, जो हमने बात किया, वो भी 10 से लेके 20 तक होते हैं, और ये जीन साइलेंसिंग कराते हैं। अब जीनोम ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करते हैं हम। जीनोम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जीनोम ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या करेंगे? फिजिकल लेवल ऑफ जीनोम ऑर्गेनाइजेशन हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब जीनोम ऑर्गेनाइजेशन प्रोकैरियोट, जिसमें हम ई कोलाई की बेसिकली बात करते हैं, तो ई कोलाई का जो साइज़ होगा जीनोम का, वो 1 माइक्रोमीटर तक होता है। और इसमें क्या होता है? ई कोलाई का जीनोम है डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर जीनोम होता है। ई कोलाई जीनोम का साइज होता है 4.6 × 10⁶ बेस पेयर। और ई कोलाई सिर्फ एक सिंगल क्रोमोजोम इसमें प्रेजेंट होता है। इसमें हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म ये होते हैं, और इसमें जो हेलिक्स बनता है वो 10 बेस पेयर हाइट होता है इसका, हेलिक्स का, और 34 एंगस्ट्रॉम का इसका हाइट होता है। 10 बेस पेयर होते हैं एक टर्न में, और उसमें 34 एंगस्ट्रॉम का हाइट होगा। डायमीटर इसका 20 एंगस्ट्रॉम का होता है, और डिस्टेंस होते हैं 2 बेसेस के बीच में 3.4 एंगस्ट्रॉम का। ठीक है,
अब जीनोमिक लेंथ निकालने का एक फॉर्मूला, इस पे ऑलरेडी क्वेश्चन आया हुआ है, जीनोमिक लेंथ निकालने का फॉर्मूला, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो जीनोमिक लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका एक फॉर्मूला है, इज इक्वल टू जीनोम साइज। जीनोम का साइज़ हमें पता ही होगा, अगर ह्यूमन है तो उसका स्पेसिफिक है, ई कोलाई है तो उसका स्पेसिफिक, जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि 4.6 इंटू 10⁻6 होता है ई कोलाई में बेस पेयर, और इंटू कर देंगे डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर। तो डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर क्या बताया, कितना बताया अभी मैंने बताया ना, डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर इज 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा। तो इसका लगभग जीनोम का लेंथ होता है 1.4 मिलीमीटर, जिसको हम लगभग बोलते हैं कि 1 माइक्रोमीटर है। अब ई कोलाई का जीनोम ऑर्गेनाइजेशन देखें तो इसमें क्या होगा, इसमें दो टाइप के प्रोटीन होते हैं, एक होते हैं हीट न्यूक्लियोटाइड स्टेबल प्रोटीन, दूसरा होता है हीट अनस्टेबल प्रोटीन। ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोइड का कोर बनाते हैं। इसके जीनोम को हम न्यूक्लियोइड बोल रहे हैं, तो इसका कोर ये बनाते हैं। और ये बेसिक प्रोटीन्स होते हैं, इसके पास लाइसिन या आर्जिनिन सीक्वेंस होता है, तो ये बेसिक होते हैं, अमीनो एसिड रिच सीक्वेंसेस होते हैं। ठीक है, तो आगे देखें तो एसएमसी यहाँ पे होता है, स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम। एसएमसी स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम इसका फुल फॉर्म है। ये क्रोमोसोम को स्टेबलाइज करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। फिर एक और आता है IHF इंटीग्रेशन होस्ट फैक्टर। इंटीग्रेशन होस्ट फैक्टर क्या होता है, बेंडिंग लूप बनाता है। ये आगे हम डिटेल में देखेंगे क्या है। FIS ये है फैक्टर इन्वर्जन स्टिमुलस। ये क्या करेगा, DNA से इंटरैक्ट करने में हेल्प करता है। अब यूकैरियोटिक जीनोम का ऑर्गेनाइजेशन जो होगा उसमें हम ह्यूमन की बात करेंगे। ये तो हमने प्रोकैरियोट का पढ़ा, ये प्रोकैरियोट का था। अब हम यूकैरियोट का देखें तो यूकैरियोट में हम ह्यूमन पढ़ेंगे, जिसमें इसका जीनोम साइज़ मैंने क्या बताया था, जीनोम का साइज़ इसमें जीनोम का साइज़, हाँ ये रहा, जीनोम का साइज़ 4.6 इंटू 10 टू द पावर था 6 बेस पेयर। और इसका जीनोम का साइज़ होता है ह्यूमन का 3 अगर हैप्लॉइड देखें तो 3.2 इंटू 10⁹ बेस पेयर। और डिप्लॉइड देखें, तो डिप्लॉइड क्या होता है, ये हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड होता है 6.4। हम सबसे ज़्यादा ये डिप्लॉइड वाला ही यूज़ करते हैं बेस पेयर, 6.4 इंटू 10⁹ बेस पेयर। ठीक है, इसका भी वैसे ही साइज़ निकाला गया है। अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसमें बहुत होता है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो उसका तो सिंपल था यूकैरियोट का, प्रोकैरियोट का। इसका तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, इसमें फिजिकली ऑर्गेनाइज होगा जीनोम अलग अलग लेवल पे। इसमें सबसे पहले देखेंगे तो न्यूक्लियोसोम बनता है, सबसे पहले बनता है न्यूक्लियोसोम, ये बेसिक है न्यूक्लियोसोम। उसके बाद बनता है क्रोमैटोजोम। उसके बाद तीसरा बनता है सोलेनॉइड। चौथा है स्कैफोल्ड। पांचवा है क्रोमेटिड मॉडल। और छठवां आ जाता है क्रोमोसोम फाइनली। ठीक है, अब इनका ये जो न्यूक्लियोसोम और क्रोमैटोजोम है, इन दोनों का साइज़ होगा 11 नैनोमीटर फाइबर, इसको बोलते हैं। ठीक है, फिर ये जो आता है सोलेनॉइड या फिर स्कैफोल्ड, ये स्कैफोल्ड है, इनका साइज़ हो जाता है 30 नैनोमीटर फाइबर, तो ये बोलते हैं इसको। अब हिस्टोन प्रोटीन की बात करें तो हिस्टोन प्रोटीन क्या होते हैं, बेसिक प्रोटीन होते हैं। इनके पास आर्जिनिन लाइसिन रिच अमीनो एसिड होता है। और ये इनका मॉलिक्यूलर वेट 11 से लेकर 15 किलो डाल्टन होता है। इनके पास लगभग 20% तक आज ये क्या कहते हैं, बेसिक अमीनो एसिड होते हैं। और हिस्टोन ऑक्टामर ये बनाते हैं। हिस्टोन ऑक्टामर कैसे बनता है, हिस्टोन ऑक्टामर
इसमें आता है H3 जो 2 होते हैं, H4 2 होते हैं, H2A ये भी 2 होंगे, H2B ये भी 2 होंगे, तो ये टोटल 8 बन गए। तो इस तरह से एक हिस्टोन प्रोटीन बनता है। अब ये हिस्टोन ऑक्टामर जो होते हैं इनके ऊपर डीएनए हमारे रैप होते हैं। अब जो डीएनए रैप होता है ये लगभग 1.66 टन का होता है। ऑक्टामेरिक कोर जो होगा डीएनए का उस पर 1/3 डीएनए रैप होता है। तो कितना डीएनए रैप होता है? 1 और 3/4 डीएनए रैप होता है। और कुछ लिंकर डीएनए होते हैं। लिंकर डीएनए कितने होंगे? लिंकर डीएनए का साइज होता है लगभग 20 से लेके 60 बेस पेयर। और कोर डीएनए जो होते हैं, कोर डीएनए उनका होता है 147 बेस पेयर। तो ये लगभग टोटल 200 बेस पेयर के बनाते हैं। अब क्रोमेटोजोम लेवल पे हम जाते हैं। ये तो हो गया न्यूक्लियोसोम। इतना जब होता है ना डीएनए रैप होता है ये ऑक्टामर के ऊपर, तो इसको न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। अब हम जब दूसरे लेवल पे, ये पहला लेवल हो गया, अब दूसरे लेवल पे जब जाते हैं जो क्रोमेटोजोम है, तो क्रोमेटोजोम किसको बोलते हैं? क्रोमेटोजोम बोलते हैं ये न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम मतलब ये हमारा हिस्टोन जिस पे डीएनए रैप है, इसके साथ एक H1 लिंकर हिस्टोन आता है, H1 लिंकर हिस्टोन जिसको बोलते हैं। तो इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं क्रोमेटोजोम मॉडल। ठीक है। अब यहाँ पे टोटल जो होगा वो 200 बेस पेयर का डीएनए होगा। अब नेक्स्ट आता है सोलेनॉइड मॉडल। सोलेनॉइड मॉडल 30 नैनोमीटर फाइबर को बोलेंगे। और इसमें क्या होता है, 6 न्यूक्लियोसोम आते हैं और वो अरेंज होते हैं हेलिकली। इसको हम इसको हम सोलेनॉइड बोलते हैं। तो तीसरा लेवल पे क्या आता है? सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के अंदर 6 न्यूक्लियोसोम आते हैं, 6 न्यूक्लियोसोम आते हैं और ये हेलिकली अरेंज हो जाते हैं, हेलिकली अरेंज हो जाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं सोलेनॉइड। अब 6 न्यूक्लियोसोम होंगे, मतलब कि 200 पेयर का एक न्यूक्लियोसोम है, तो टोटल यहाँ पे 1200 बेस पेयर का डीएनए होता है। नेक्स्ट आता है स्कैफोल्ड मॉडल, चौथा। स्कैफोल्ड मॉडल में क्या होगा कि नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी आते हैं इसमें नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी आएंगे, जिनका नेचर एसिडिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। इसमें क्या क्या आते हैं? इसमें आते हैं कंडेंसिन, SMC, HMG, ये सारे प्रोटीन्स आते हैं। अब क्रोमेटिड मॉडल देखें, नेक्स्ट है जो 5वां लेवल का क्रोमेटिड मॉडल। तो क्रोमेटिड मॉडल में क्या होता है, स्कैफोल्ड प्रोटीन जो होंगे अपने आप को हेलिकली अरेंज करेंगे। अब स्कैफोल्ड बन चुके हैं, वो अपने आप को हेलिकली अरेंज करेंगे। इसमें कंडेंसिन, SMC वगैरह सब आ जाएंगे। क्रोमोसोम मॉडल अब आता है सबसे फाइनल। तो इसमें दो क्रोमेटिड होंगे आपस में जॉइन हो जाएंगे और इसको क्रोमोसोम बोलते हैं। तो 2 क्रोमेटिड जॉइन होके क्रोमोसोम बना लेंगे। अब क्रोमोसोम हाईएस्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होगा और इसके पास क्या होगा, क्रोमोसोम के पास, हम कौन से लेवल पे हैं? चौथा। 5वां में क्रोमेटिड बना था। 5वां में क्रोमेटिड में क्या था? स्कैफोल्ड अरेंज हेलिकली। ये हो गया स्कैफोल्ड, ये हो गया क्रोमेटिड, ये हो गया क्रोमेटिड। अब 6th वाले में आता है कि 2 क्रोमेटिड जॉइन हो जाएंगे, जॉइन टू फॉर्म क्रोमोसोम। अब ये बन जाएगा क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसे होगा? पहले क्रोमेटिड का स्ट्रक्चर देखें तो क्रोमेटिड ऐसे होता है, ऐसे हेलिकली जो स्कैफोल्ड है वो जॉइन है और ये इसका निकला हुआ पार्ट होता है कुछ SMC, कंडेंसिन वगैरह ऐसे प्रेजेंट होते हैं। ये एक क्रोमेटिड हो गया। अब क्रोमोसोम जब बनता है तो और कॉम्पैक्शन होगा।
क्रोमोसोम बनेगा तो इसके पास सेंटर में एक सेंट्रोमियर होता है, सेंट्रोमियर, फिर ऐसे स्ट्रक्चर बनता है। यहाँ पे जो होगा ये होगा टीलोमियर, दोनों साइड पे टीलोमियर, ठीक है। इस वाले आर्म को बोलते हैं पी और इस वाले आर्म को क्यू। पी वाला जो आर्म होता है वो स्मॉल आर्म होता है, क्यू जो होता है ये लार्ज आर्म होता है। ये 100 फोल्ड ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पैक्शन होता है। अब जीनोम का नेचर देखें ई कोलाई में तो क्या होगा कि जीनोम साइज जैसे हमें देगा 4.6 × 10⁻⁶ बेस पेयर का होगा। ई कोलाई जो होंगे वो सिर्फ सर्कुलर क्रोमेटिड ही बनाएंगे। ई कोलाई जो जीनोम इसका होगा उसमें नंबर ऑफ जीन्स कितने होंगे, 4200 जीन्स प्रेजेंट होते हैं। और हम ई कोलाई जीनोम की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब ई कोलाई में क्या होगा कि इसमें रिपीटेटिव सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं। ई कोलाई का जीनोम सीक्वेंस जो होता है उसमें ज़्यादातर कोडिंग सीक्वेंसेस प्रेजेंट होगा। नेचर ऑफ ह्यूमन जीनोम, अब ह्यूमन जीनोम में क्या है कि ह्यूमन जीनोम इज़ कॉम्प्लेक्स इन नेचर। इसका साइज़ होता है हैप्लॉइड का 3.2 × 10⁻⁹ बेस पेयर, डिप्लॉइड का 6.4 × 10⁻⁹ बेस पेयर। एवरेज लेंथ होता है जीनोम का 27 kb, लेंथ इंट्रॉन का होता है 3000 बेस पेयर, और 5' यूटीआर का लेंथ होता है 3000 बेस पेयर, 3' यूटीआर का लेंथ होता है 700 बेस पेयर, 5' यूटीआर का लेंथ होता है 300 बेस पेयर, और 3' यूटीआर का होता है 700 बेस पेयर। और एक्सॉन का जो लेंथ होता है 145 बेस पेयर होता है। जो एक्सॉन होता है वो कोडिंग सीक्वेंस होते हैं। और लार्जेस्ट जीनोम जो ह्यूमन के अंदर प्रेजेंट होता है वो डिस्ट्रोफिन बनाने के लिए होता है। इसका साइज़ होता है 5 मिली मतलब MB, 5 MB का साइज़ होता है। और इसका लार्जेस्ट सबसे ज़्यादा ह्यूमन में होता है 13 होता है। अब ह्यूमन जीनोम की बात करें तो इसमें 2 टाइप के जीनोम होते हैं, एक इंटरजेनिक सीक्वेंसेस होते हैं, दूसरा जीन सीक्वेंस होता है या फिर जीन रिलेटेड सीक्वेंस होते हैं। तो जो इंटरजेनिक सीक्वेंस होता है वो 2000 MB का होता है, और जीन रिलेटेड जो सीक्वेंसेस होते हैं वो 1200 MB के होते हैं। तो मतलब इंटरजेनिक सीक्वेंस इसमें ज़्यादा प्रेजेंट होता है। और ये इंटरजेनिक सीक्वेंस क्या होता है, ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है, मतलब कोई प्रोटीन नहीं बनाता है, ये रेगुलेशन का काम करता है। अब देखें इंटरजेनिक जो सीक्वेंस होता है वो फर्दर डिवाइड होता है अदर इंटरजेनिक सीक्वेंस में और एस्पार्स सीक्वेंस में। तो अदर इंटरजेनिक सीक्वेंस होता है वो जो 600 MB का होता है, और जो एस्पार्स सीक्वेंस होता है वो होता है 1400 MB का। अब 600 MB वाला जो अदर सीक्वेंस है वो क्या रोल प्ले करता है, वो रेगुलेशन कराता है RNA का और भी बाकी सारे RNA का। और ये जो एस्पार्स सीक्वेंस रिपीट सीक्वेंसेस हैं, ये क्या कराते हैं, ये सैटेलाइट DNA बनाते हैं, ठीक है। सैटेलाइट DNA बनाते हैं या फिर इसको हम टैंडम रिपीट्स भी बोलते हैं। ये 90 MB के होते हैं। अब जो जीन और जीन रिलेटेड सीक्वेंस होते हैं जो 1200 MB के थे वो फर्दर डिवाइड होते हैं 1178 MB और 48 MB का दूसरा जीन। तो जो जीन रिलेटेड सीक्वेंस है वो ज़्यादा प्रेजेंट है, वो 1178 MB का है, जिसमें इंट्रॉन, 5' यूटीआर, 3' यूटीआर, स्यूडो जीन फ्रैगमेंट, प्रोमोटर, ऑपरेटर, ये सारे सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं। और जो सिर्फ जीन जो है वो 48 MB का है, इसमें सिर्फ एक्सॉन्स आते हैं। नो HNM RNA। अब सूडोजीन क्या है, सूडोजीन इनएक्टिव फॉर्म ऑफ जीन होते हैं जो एक्टिव होते हैं सिर्फ एंसेस्टर्स में, और सूडोजीन्स जो होते हैं वो लगभग 20,000 होते हैं। और इंटरजेनिक सीक्वेंसेस जो होंगे डिस्पर्स्ड रिपीट्स और एक होते हैं टैंडम रिपीट्स, 2 तरह का हमने डिस्कस किया, तो वही सेम चीज़ ही है इसमें। जो डिस्पर्स्ड रिपीट्स होंगे, 1 मिनट इसका एक फ्लो चार्ट बना लेंगे, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, थोड़ा फ्लो चार्ट एक बनाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा ह्यूमन जीनोम। क्या बन
ठीक है, ह्यूमन जीनोम। इसको फर्दर डिवाइड करते हैं 2 पार्ट में। एक हो जाता है जीन एंड रिलेटेड सीक्वेंसेस। ये क्या हो रहा है? 1 मिनट, थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, जीन एंड रिलेटेड सीक्वेंस, और दूसरे आते हैं यहाँ पे इंटरजेनिक सीक्वेंस। इंटरजेनिक सीक्वेंस, इसको भी बॉक्स में बंद कर दें। ठीक है, अब फर्दर इसको क्या करते हैं, जो जीन और जीन रिलेटेड सीक्वेंस है ये फर्दर डिवाइड होते हैं, फर्दर 2 में डिवाइड हो जाएंगे। और यहाँ पे पहले जीन सीक्वेंसेस अलग हो जाएंगे जो सिर्फ जीन बना रहा है, और दूसरा हो जाएगा जीन रिलेटेड सीक्वेंसेस। जीन रिलेटेड सीक्वेंसेस ये अलग बन जाएगा। ठीक है, अब यहीं पे हम जो इंटरजेनिक सीक्वेंस की बात करें तो इसमें भी फर्दर डिवीज़न होता है 2 में। ये डिवाइड होके क्या बना लेगा, ये डिवाइड होके बनाएगा अदर इंटरजेनिक सीक्वेंस। दिस इज वेरी इरिटेटिंग है, ये पता नहीं क्या हो रहा है। डिस्पर्स्ड सीक्वेंस, डिस्पर्स्ड रिपीट्स। अब ये डिस्पर्स्ड रिपीट्स हो गए। अब फर्दर जब डिवीज़न हम करते हैं तो देखते हैं कि जो जीन है, जीन के पास एक्सॉन सीक्वेंसेस होता है और ये 48 MB का होता है। अब देखो जो जीन रिलेटेड है ये होते हैं 1158 MB के, और इसमें क्या कहा जाता है, इंट्रॉन, 5' UTR, 3' UTR अलग अलग आता है। ठीक है, वहीं अगर बात करें अदर इंटरजेनिक सीक्वेंसेस की, अदर इंटरजेनिक सीक्वेंसेस में आ जाता है 2 तरीके का। एक तो होता है रेगुलेटरी, दूसरा होता है सैटेलाइट, जिसको हम टैंडम रिपीट्स भी बोलते हैं। तो ये 2 तरीके का हो गया। ठीक है, अब रेगुलेटरी कितने होता है, 510। पहले तो ये देख लो, ये होता है, अच्छा मैंने कहीं पे भी नहीं बताया, तो ये सबसे पहले ह्यूमन जीनोम जो होता है ये 3200 MB का होता है। फिर ये जीन और रेगुलेटरी वाले 1200 MB के हो गए। इंटरजेनिक वाले होते हैं 2000 MB के। फिर जब फर्दर इसको जीन में डिवाइड करेंगे तो ये 48 हो गया MB, और ये हमने लिखा 1158 MB। इस तरह से ये डिवाइड हो रहा है। अब देखो जो अदर इंटरजेनिक हैं ये हो जाते हैं 600 MB के, और ये हो जाते हैं डिस्पर्स्ड वाले 1400 MB के। फर्दर ये 510 का हो गया, सैटेलाइट वाला 90 का बच गया, ये 510 MB। और जब इसको हम डिवाइड करते हैं ना, डिस्पर्स्ड वाला, ये थोड़ा डिटेल में आगे हम पढ़ेंगे। इसको देखो हम ऐसे डिवाइड करेंगे, डिस्पर्स्ड वाला आगे जाके फर्दर डिवाइड होगा। ये इम्पोर्टेंट है, ये बना लेता है लाइन और ये बना लेता है साइन। 2 बन जाते हैं, लाइन और साइन। अब लाइन और साइन क्या है, साइन क्या है, स्मॉल इंटरस्पर्स्ड न्यूक्लियर एलिमेंट, इसका फुल फॉर्म है स्मॉल इंटरस्पर्स्ड न्यूक्लियर एलिमेंट्स। और लाइंस का है लॉन्ग इंटरस्पर्स्ड न्यूक्लियर एलिमेंट्स। जो साइन है इसका साइज होता है 300 बेस पेयर, तो ये हो गया 300 बेस पेयर का।
और वहीं पे लाइन का कितना साइज़ हो गया, 6500 बेस पेयर का। ठीक है, जो साइन है उसमें जो रिपीट होता है वो लगभग 1 मिलियन का होता है, और जो लाइन है उसमें जो रिपीट होता है वो 60,000 रिपीट होता है। तो इसका मतलब कि साइन वाले में रिपीट ज़्यादा होता है पर ये सीक्वेंसेस छोटे हैं। अब जो इसका एग्जाम्पल है साइन का, इसमें आता है एलू, जिसको हम आलू बोलते हैं, आलू सीक्वेंस। ये एक तरह से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का काम करता है। वहीं पे इसकी बात करें तो इसमें L1 सीक्वेंस आता है, ये इंपॉर्टेंट है दोनों, इससे PYQ ऑलरेडी आ चुका है। तो साइन और लाइन जो होते हैं वो रेट्रो ट्रांसपोसोम्स होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, रेट्रो ट्रांसपोसोम्स। ये ओरिजिन ऑफ द साइन एंड लाइन आर फ्रॉम रेट्रो ट्रांसपोसोम्स, इसीलिए इसको हम रेट्रो ट्रांसपोसोम्स बोलते हैं। जो ट्रांसपोसोम्स होते हैं वो मोबाइल एलिमेंट्स होते हैं, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स, इसको हम जंपिंग जीन बोलते हैं। ये इंसर्शनल एलिमेंट होते हैं, मतलब एक जगह से उठते हैं और दूसरी जगह जंप करके कहीं और इंसर्ट हो जाते हैं, और इसको ये रेगुलेट करते हैं, या तो वो उसको इनिबिट कर देंगे, मतलब कि ट्रांसलेशन ब्लॉक कर देंगे ट्रांसक्रिप्शन को, या तो वो एक्टिवेट जो भी करते हैं, मतलब इस इनिबिट ज़्यादातर करते हैं। तो ट्रांसपोसोम्स दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं DNA ट्रांसपोसोम्स, दूसरे होते हैं रेट्रो ट्रांसपोसोम्स। और वहीं पे अगर हम सैटेलाइट की बात करें, सैटेलाइट या टैंडम रिपीट्स की, तो ये मेनली सेंट्रोमियर और टेलोमियर में प्रेजेंट होता है। जैसे हमने यहाँ पे सेंट्रोमियर टेलोमियर बनाया ना, तो इस वाले एरिया पे सबसे ज़्यादा ये रिपीट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम सैटेलाइट DNA बोलते हैं या फिर टैंडम रिपीट्स बोलते हैं। ये टैंडम रिपीट दो तरह के होते हैं, मिनी सैटेलाइट, ये जो रिपीट हैं दो तरह के होते हैं, एक हो गया मिनी सैटेलाइट और दूसरा होता है माइक्रो सैटेलाइट। तो दो DNA हो गए, मिनी सैटेलाइट DNA और माइक्रो सैटेलाइट DNA। तो मिनी सैटेलाइट DNA का जो लेंथ होता है ये लेस देन 6 बेस पेयर, सॉरी मोर देन 6 बेस पेयर, या तो 15 बेस पेयर तक ये होता है, 6 बेस पेयर से लेके 15 बेस पेयर। इसका जो लेंथ होता है लेस देन 6 बेस पेयर माइक्रो का होता है, मतलब माइक्रो वाले ज़्यादा छोटे हैं, लेकिन माइक्रो वाले ज़्यादा छोटे हैं, लेकिन ये ज़्यादा रिपीट होते हैं, मतलब जितने कम बेस पेयर पे वो प्रेजेंट है उतना ज़्यादा रिपीट होगा। तो ये लगभग 10 मिलियन तक रिपीट होते हैं माइक्रो सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट 10 मिलियन तक होते हैं, और ये 100 मिलियन तक होते हैं। अब आगे देखें तो अब हम साइटोस्केलेटन पढ़ेंगे, नया टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, साइटोस्केलेटन। ठीक है, साइटोस्केलेटन क्या है, ये यूकैरियोट सेल का फीचर है। साइटोस्केलेटन एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। साइटोस्केलेटन प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, रिजिडिटी, शेप टू द सेल। साइटोस्केलेटन इज नॉट रिजिड स्ट्रक्चर, इट इज मतलब ये रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है। साइटोस्केलेटन इज डायनेमिक एंड फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर, और अकॉर्डिंग टू द नीड ये चेंज होते रहते हैं। अब देखो साइटोस्केलेटन को अगर हम फर्दर डिवाइड करें तो इनकी डिवीज़न में क्या होता है कि ये 3 तरह के होंगे। पहला ये माइक्रोफिलामेंट होता है, माइक्रोफिलामेंट। दूसरा होता है इसमें इंटरमीडिएट फिलामेंट, और तीसरा होता है माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, ये 3 तरह के हो गए साइटोस्केलेटन। अब देखो माइक्रोफिलामेंट जो होते हैं ये एक्टिन होते हैं, एक्टिन मायोसिन जो हमने उसमें देखा है ना मसल्स में, उसमें वही वाले एक्टिन जो होते हैं, ग्लोबुलर एक्टिन। इसका साइज होता है 7 नैनोमीटर और इनका डायमीटर मतलब 7 नैनोमीटर होता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट जी एक्टिन का होता है 43 kD। इसका लोकेशन होता है ज़्यादातर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे प्रेजेंट होते हैं, ये वाले साइटोस्केलेटन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे। इसका फंक्शन होता है
टू डिटरमाइन द सेल का शेप और मूवमेंट ऑफ सेल सरफेस कैसे मूव इधर उधर करे उससे ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट की बात करें तो इसका साइज़ होता है 10 से लेके 12 नैनोमीटर का इनका डायमीटर होता है। और ये इसमें आते हैं, इसमें जो प्रोटीन्स हैं वो हैं लगभग वो हैं जैसे कि कैराटीन, वायरमेट, डैस्मीन। और इसका लोकेशन कोई फिक्स नहीं होता है। इसका फंक्शन होता है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना और सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करना। वही माइक्रोट्यूब्यूल की बात करें तो माइक्रोट्यूब्यूल का साइज़ 25 नैनोमीटर का होता है। सबसे बड़ा इसका डायमीटर है 25 नैनोमीटर का। और ये इसमें जो प्रोटीन इन्वॉल्व है उनको हम बोलते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन। तो माइक्रोफिलामेंट में ग्लोबुलर प्रोटीन था, ग्लोबुलर एक्टिन प्रोटीन। इंटरमीडिएट में कैराटीन वगैरह है। और जो माइक्रोट्यूब्यूल है उसमें ट्यूबुलिन है। अब ट्यूबुलिन जो प्रोटीन होता है उसमें 2 सब यूनिट होते हैं, अल्फा सब यूनिट और बीटा सब यूनिट। इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 55 kd का। इसका लोकेशन होता है ज़्यादातर ये मिडिल ऑफ सेल में प्रेजेंट होते हैं। और इसका फंक्शन होता है सेल मूवमेंट कराना, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट कराना, ऑर्गेनल में ट्रांसपोर्ट कराना, क्रोमोसोम का सेपरेशन कराना। क्रोमोसोम के सेपरेशन में माइक्रोट्यूब्यूल से बनता है ना वो स्पिंडल फाइबर, तो वहाँ पे भी ये इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। अब एक एक को अगर हम डिटेल में देखें तो जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है वो हमने देखा कि वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इसमें 70 अलग अलग टाइप के प्रोटीन होते हैं जिसको हम अलग अलग क्लासेस में क्लासीफाई करते हैं। इसको मेनली हम 5 क्लासेस में क्लासीफाई करते हैं। इसमें टाइप 1 2 4 5 ऐसे आता है, 1 2 3 4 5। तो इसमें एसिडिक कैराटीन, न्यूट्रल कैराटीन, वर्मिटीन, डेस्मीन, इसके बेसिस पे ये क्लासेस डिवाइड होते हैं। न्यूक्लियर लैमिन, तो लैमिन प्रोटीन से ऑलरेडी क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में कि लैमिन प्रोटीन किस में प्रेजेंट होता है। तो ये इंटरमीडिएट फिलामेंट का स्ट्रक्चर होता है। तो इस टाइप के इसमें क्वेश्चंस बनते हैं। अब आगे हम इसको डिस्कस करेंगे ट्रेड मिलिंग वगैरह नेक्स्ट लेक्चर में।